हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं राजहंस राज वेदांश केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग वीडियो देखिए, तो वीडियो देखने के बाद जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो रेगुलर देखते रहिए और वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलना है। अगर मेरी पढ़ाई आपको समझ में आ रही है तो आप जो है सो वीडियो को रेगुलर देखिए और रेगुलर देख करके चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। और वीडियो में जहाँ जो कमी आपको नज़र आए कमेंट करके हमको बताइए, उसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं सीधे टॉपिक के तरफ। टॉपिक आज का हमारा क्या है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है यानी कि ठोस अवस्था चैप्टर से है। किस चैप्टर से है? ठोस अवस्था चैप्टर से। ठोस अवस्था ये 12th का जो है, नहीं 12th का पहला चैप्टर है, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। और हम लोगों को पढ़ना क्या है इसमें? नहीं, हम लोगों को पढ़ना क्या है इसमें आज? तो आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है क्या? तो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्या पढ़ना है? क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं तो देखते हैं हम लोग कौन कौन होता है। पहला में जो है यानी कि आयनिक ठोस। दूसरा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तीसरा धात्विक। तीसरा क्या है? धात्विक ठोस। और चौथा क्या है? तो आणविक ठोस। तो हम लोग क्या देखें तो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार कौन कौन? तो आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस। अब जो है पहला आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटैलिक सॉलिड और मोलेकुलर सॉलिड। ये आणविक ठोस जो हैं, आणविक ठोस ये भी 3 टाइप के होते हैं। आणविक ठोस भी कितने टाइप के? तो 3 टाइप के। कौन कौन होते हैं देख लेते हैं। एक होता है फर्स्ट में अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरा हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस। आणविक ठोस। तो हम देख लिए क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार जिसको भी मान लीजिए ये लिखना है वो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। और अब चलते हैं एक एक करके सभी ठोस को पढ़ते हैं कि क्या है। आणविक ठोस क्या है, सहसंयोजक ठोस क्या है, धात्विक ठोस क्या है और आणविक ठोस क्या है। तो नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। उसके बाद सबसे फर्स्ट में हम लोगों को देखना है आणविक ठोस। सबसे फर्स्ट में क्या देखना है? आणविक ठोस। तो आणविक ठोस होता क्या है उसको हम लोग जानते हैं कि क्या होता है आणविक ठोस। तो सबसे फर्स्ट में क्या है?
तो आणविक ठोस, आणविक ठोस, आयनिक सॉलिड किसको कहेंगे? तो बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। वे ठोस, वे ठोस, वे ठोस जिसमें अवयवी कण आयनिक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं उसे आयनिक ठोस कहते हैं। मिस्टेक हो गया है, आयनिक, आयनिक, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या होगा? तो इसका उदाहरण होगा NaCl, MgO, CaF2, उसके बाद ZnS आदि। ये किसका उदाहरण हो गया? तो आयनिक ठोस का। तो आयनिक ठोस कहेंगे किसको? तो वे ठोस जिसमें अवयवी कण, वे ठोस जिसमें अवयवी कण किस बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं? आयनिक बंधन द्वारा। नहीं, यानी कि आयनिक ठोस जो होगा, आयनिक ठोस जो होगा, इस ठोस में इसको बनाने वाला जो कण होगा, बनाने वाला जो कण होगा, ये कण किस बंधन द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा? तो आयनिक बंधन द्वारा। ये कण किस बंधन द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा? तो आयनिक बंधन द्वारा। तो जिस ठोस में अवयवी कण किस बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं? आयनिक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक ठोस। उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक ठोस। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये आयनिक बंधन होता क्या है। नहीं, आयनिक बंधन होता क्या है उसका कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक पहला है NaCl, तो NaCl है, एग्जाम्पल में NaCl का बनना देखते हैं कैसे बनता है। नहीं, ये 11th के टॉपिक में आप पढ़े होंगे रासायनिक बंधन चैप्टर में, थोड़ा सा हम भी यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम 11 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन का अगर देखें तो 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। यानी कि सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। और क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 7, क्लोरीन का 7 और सोडियम का 1 हुआ, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? तो परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है उसी को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसी को हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? तो 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? तो 7 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 और क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। अब जो है सोडियम में जो प्रवृत्ति होगी, सोडियम में जो प्रवृत्ति होगी वो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होगी और इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी। नहीं, ग्रहण करने की, क्योंकि जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 होते हैं, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 होता है उसमें प्रायः प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की। और जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 होता है, नहीं 8 होता है, उसमें 5 6 7
जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 होता है उसमें प्रायः प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। इसको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब सोडियम क्या चाहता होगा, तो सोडियम चाहता होगा कि अपने इस एक संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें, त्याग कर दें। त्याग कर देने का मतलब क्या कि किसी को हम दे दें, ठीक है, किसी को हम क्या करें, दे दें। और क्लोरीन क्या चाहता होगा, तो कोई हमको जो है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दे दे, एक इलेक्ट्रॉन दे दे। तो एक ही क्यों दे, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन और इसको अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन कितना, तो एक, यानी कि इसको ज़रूरत है एक इलेक्ट्रॉन की और इसको भी ज़रूरत है एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है तो इसके बाहरी कक्षा में बचेगा 8 इलेक्ट्रॉन। और जानते होंगे कि अस्थाई होने के लिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना क्या है, अनिवार्य है। यानी परमाणु अस्थाई होने के लिए क्या करते हैं, तो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण या साझेदारी, दो ही तरीका है, त्याग या ग्रहण या साझेदारी, नहीं त्याग या ग्रहण या साझेदारी। तो सोडियम चाहता होगा कि हम एक इलेक्ट्रॉन क्या करें, त्याग कर दें। त्याग करेंगे तो हमारे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन चाहता होगा कि हमको एक इलेक्ट्रॉन कोई दे दे क्योंकि 7 है। अगर 6 रहता तो कितना इसको ज़रूरी होता, तो 2, 5 रहता तो कितना इसको ज़रूरी रहता, तो 3, नहीं 5 रहता तो 3, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब मान लीजिए यानी कि यहाँ पर सोडियम कोई लड़का है, नहीं सोडियम कोई लड़की है, क्लोरीन कोई लड़का है, ठीक है, सोडियम कोई लड़की है और क्लोरीन कोई लड़का है, यानी इसको गर्ल मान लीजिए और ये क्या है, बॉयज है, ठीक है। दोनों जो है सो घर से निकले, दोनों जो है सो घर से निकले कॉलेज के लिए, नहीं लेकिन पर्पस कुछ और था। पर्पस क्या था इसका, तो सोडियम का यानी कि पर्पस था, उद्देश्य था, सोडियम का उद्देश्य था कि अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करें, दे दें, और इसका उद्देश्य था कि एक इलेक्ट्रॉन हमको कोई क्या करे, दे दे। दोनों मान लीजिए कॉलेज पर आकर के क्या होते हैं, मिलते हैं, मिलते नहीं हैं, कॉलेज पर आते हैं, कॉलेज पर आते हैं, कॉलेज पर आते हैं तो सोडियम जो है अपना जो एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसको सिर पे रखे हुए है, ठीक है, और क्लोरीन भी अपना 7 जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसको सिर पे रखे हुए हैं। और ये दोनों परमाणु पर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है अलग से ही दिख रहा है, अलग से ही दिख जाता है कि सोडियम के पास कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो 1, और क्लोरीन के पास कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो 7। अब मान लीजिए दोनों कॉलेज पहुँचे तो अचानक से सोडियम का नज़र क्लोरीन पर और क्लोरीन का नज़र किस पर पड़ा, सोडियम पर। किस पर पड़ा, सोडियम पर पड़ा, नहीं। तो अब दोनों एक दूसरे को देखे तो देखते ही रह गए। क्यों देखते रह गए, तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि सोच रहा होगा कि अरे मेरे पास एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है और इसको कमी एक संयोजी इलेक्ट्रॉन की है, काश ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन क्या करता, ले लेता। और ये भी सोच रहा होगा कि मेरे पास 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और एक घट रहा है और इसके पास एक किसी को देने के लिए है, अगर काश ये हमको एक इलेक्ट्रॉन क्या करता, देता, नहीं देता तो मेरा ऑक्टेट क्या होता, कंप्लीट हो जाता, मेरा अष्टक कंप्लीट हो जाता। तो दोनों तो अजनबी हैं, दोनों अजनबी हैं तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेंगे, तो नहीं, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करेंगे। तो पहले क्या होगा, तो दोनों एक दूसरे को देखते देखते दोनों के बीच क्या होता है, दोस्ती हो जाता है, दोनों के बीच क्या हो जाता है, दोस्ती। फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं तो बातचीत होते होते क्लोरीन जो है अपने मन की बात किसको, तो सोडियम को बताता है। क्या बताता है, तो कहता है कि जो आपके पास एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है आप हमको दे देते तो मेरा अष्टक पूरा हो जाता। तो सोडियम बोलती है, ठीक है, सोडियम बोलती है कि आप जो है मेरे मन की बात कह दिए। आप क्या किए, मेरे मन की बात कह दिए। हम भी चाहते थे कि मेरा जो एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कोई क्या करे, ले ले। तो अब दोनों में बातचीत इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया कि दोनों के बीच अब लेन देन होना शुरू हो गया। लेन देन होना शुरू हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दिया तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस चार्ज, यानी जितना देता है उतना प्लस चार्ज। तो चूंकि एक दिया है तो एक प्लस चार्ज, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर क्या आ गया, माइनस चार्ज, नहीं, और एक लिया तो एक माइनस चार्ज। अब दोनों क्या हैं, तो दोनों अपोजिटली चार्ज्ड आयन हैं।
कहने का मतलब हुआ कि दोनों अब जो है परमाणु नहीं रहकर, अब दोनों जो है सो परमाणु नहीं होकर अब क्या हो गए हैं, तो आयन, दोनों क्या हो गए हैं, आयन। और एक धन आवेशित आयन हो गया तो एक क्या हो गया, ऋण आवेशित आयन, एक धन तो एक ऋण आवेशित। और आप जानते होंगे कि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो दोनों के बीच इतना ज़्यादा आकर्षण बढ़ जाता है, दोनों के बीच इतना ज़्यादा आकर्षण बढ़ जाता है कि दोनों जो है एक दूसरे के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। और जुड़ करके क्या बनाता है, तो जुड़ करके NaCl बनाता है। तो मान लीजिए Na और Cl जुड़ा तो आवेश भी जुड़ा, तो आवेश जुड़ा तो उस पर +1 इस पर -1, दोनों को जोड़िएगा तो 0, इसलिए NaCl पर क्या आवेश आता है, तो 0। NaCl पर क्या आवेश आता है, तो 0। तो यहीं पर दो विपरीत आवेशित आयनों के बीच जो आकर्षण बल काम कर रहा है, दो विपरीत आवेशित आयनों के बीच जो आकर्षण बल काम कर रहा है, इसी आकर्षण बल को किस नाम से जानते हैं, तो आयनिक बंधन के नाम से। किस नाम से जानते हैं, आयनिक बंधन के नाम से। तो आयनिक ठोस में होता क्या है, तो आयनिक ठोस में यानी कि अवयवी कण यानी बनाने वाले कण, तो बनाने वाले कण अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बनाने वाले कण क्या होंगे, तो बनाने वाले कण आयन होंगे। और आयनों के बीच जो आकर्षण बल काम करता है वो किस नाम से जाना जाता है, तो आयनिक बंधन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, तो आयनिक बंधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आयनिक ठोस का अब कुछ गुण हम लोगों को जान लेना है। नहीं, आयनिक ठोस के गुण, आयनिक ठोस के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड। तो देखते हैं एक एक करके। नहीं, सबसे पहला ये कठोर तथा भंगुर होते हैं, ये कठोर तथा क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। नहीं, तो आयनिक ठोस तो कठोर होता ही है, कठोर मतलब हार्ड, नहीं कठोर मतलब हार्ड यानी कि कठोर होते ही हैं, कठोर के साथ साथ क्या होते हैं, भंगुर। भंगुर कैसे, तो भंगुर किस ठोस को कहते हैं, तो जिस ठोस को आप एक बार हथौड़ा से पीटिएगा या पटक दीजिएगा तो पटकने के बाद वो चूर चूर हो जाए। क्या हो जाए, चूर चूर हो जाए। तो पटकने के बाद अगर चूर चूर, जैसे शीशा को पटक दीजिए क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा। नमक का एक बड़ा सा ढेला ले लीजिए, उसको पटक दीजिए, चूर चूर हो जाएगा। अगर चीनी का भी बड़ा सा ढेला आपको मिल जाए, उसको भी पटकिएगा तो क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा। तो जिसको पटकने पर वो क्या हो जाए, चूर चूर हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, भंगुर। उसको क्या कहते हैं, भंगुर। ठीक है, उसके बाद दूसरा में इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण क्या होते हैं, तो आयन होते हैं। इसके अवयवी कण आयन होते हैं। थर्ड में इसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है। चौथा, ये विद्युत के कुचालक किसमें, तो ठोस अवस्था में, लेकिन द्रवित अवस्था या विलयन में सुचालक होते हैं, कहने का मतलब हुआ कि
गलनांक, तो गलनांक उच्च, यानी कि इसको पिघलाइएगा तो पिघलाने के लिए आपको अति उच्च ताप की आवश्यकता होगी, अति उच्च ताप की, यानी कि यह अधिक ताप पर क्या होगा, पिघलेगा, ये अधिक ताप पर पिघलेगा। उसके बाद इसके अवयवी कण क्या होते हैं, तो आयन, और आयन दो ही होते हैं, आप जानते होंगे, एक होता है धनायन तथा क्या होता है, ऋणायन, धनायन तथा ऋणायन होते हैं, नहीं होते हैं। और ये विद्युत के कुचालक ठोस अवस्था में, यानी कि जब ये ठोस अवस्था में रहता है, जब ये ठोस अवस्था में रहता है तो ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक, ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक, ठीक है, विद्युत का कुचालक। उसके बाद पांचवा में इसके बंधन ऊर्जा का मान, बंधन ऊर्जा का मान 400 से 4000 किलो जूल प्रति मोल होता है। इसके बंधन ऊर्जा का मान 400 से 4000 किलो जूल प्रति मोल होता है, यानी कि बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है, बहुत अधिक होता है। उसके बाद 6 में इसके अवयवी कण कूलम्बिक बल या स्थिर वैद्युत बल द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी इसके अवयवी कण किस बल द्वारा, तो कूलम्बिक बल या स्थिर वैद्युत बल द्वारा जुड़े रहते हैं, स्थिर वैद्युत बल द्वारा क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। यहाँ पर बंधन ऊर्जा का मान अधिक कहने का मतलब क्या हुआ, तो कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको आप अलग करना चाहें, नहीं, दोनों कण को आप क्या करना चाहें, अलग करना चाहें, तो अलग करने के लिए आपको अधिक ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता होगी, नहीं, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और आकर्षण बल जो काम करता है, उस आकर्षण बल को आयनिक बंधन, और ये बल जो है वास्तव में कौन सा बल कहलाता है, तो ये कूलम्बिक बल या स्थिर वैद्युत बल, कूलम्बिक बल या क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत बल कहलाता है, नहीं। तो चलते हैं फिर आगे टॉपिक के तरफ, और हम बता दिए हैं कि जिसको भी नोट करना हो वीडियो को पॉज करके वो क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है। और बार बार कह रहे हैं, अगर वीडियो समझ, यानी कि मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को समझ में आता है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और सब्सक्राइब करना है, और शेयर भी करना है अगर अच्छा लग रहा हो तो। और कहीं पर अगर किसी तरह की दिक्कत अगर आपको आ रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसको सुधार करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। कहीं समझ में नहीं आए कमेंट करके आप कह सकते हैं, नेक्स्ट सेशन जो चलेगा उसमें हम आपको जो है सो उसके बारे में बता देंगे डिटेल्स में। अब दूसरा हम लोगों को जो पढ़ना है, दूसरा क्या है, तो दूसरा है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, जिसको कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। किसको कहेंगे सहसंयोजक ठोस, तो आयनिक ठोस का परिभाषा एक लाइन में याद रखना है, वे ठोस जिसमें अवयवी कण आयनिक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, वे ठोस जिसमें अवयवी कण आयनिक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं उसे आयनिक ठोस। उसी तरह सहसंयोजक ठोस किसको कहेंगे, नहीं, तो वे ठोस जिसमें अवयवी कण सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। यानी कि वे ठोस जिसमें अवयवी कण सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। जैसे कि क्वार्टज SiO2,
उसके बाद सिलिका, उसके बाद सिलिका नहीं, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, उसके बाद कार्बन हीरा, उसके बाद कार्बन ग्रेफाइट और लास्ट में एक और है, नहीं, एल्युमिनियम नाइट्राइड। क्या है? एल्युमिनियम नाइट्राइड। और बहुत सारा होता है ETC, जो NCERT में दिया हुआ है वही हम आपको बता रहे हैं। अब वे ठोस जिसमें अवयवी कण किस बंधन के द्वारा जुड़ा हो, सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़ा हो, उसको क्या कहते हैं? सहसंयोजक ठोस। उसको क्या कहते हैं? सहसंयोजक ठोस। और क्या कहते हैं? नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है सो यानी कि छोटे छोटे अणु जुड़ करके यानी विशाल ठोस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यानी कि ठोस का निर्माण करने के लिए विशाल संख्या में यानी बहुत अधिक संख्या में अणुओं की आवश्यकता होती है। तो विशाल अणु मिलकर के इस ठोस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इसलिए यानी कि इसको क्या कहते हैं? नेटवर्क ठोस। इसको क्या कहते हैं? नेटवर्क ठोस। और विशाल अणु का बहुत ही लंबा जाल होता है, इसलिए इसको नेटवर्क ठोस कहते हैं। ठीक है। अब जो है यानी कि सहसंयोजक बंधन होता क्या है उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे Cl2 का बनना। आप देखे थे क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? तो 7। अभी एक क्लास में कुछ देर पहले हम लोग देखे हैं, दूसरा क्लोरीन भी हम लेते हैं, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 7। अब देख करके आप बता सकते हैं कि दोनों में प्रवृत्ति कैसी होगी? तो दोनों में प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होगी, और दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर दोनों अस्थाई होंगे। कैसे अपना अष्टक पूरा करेंगे? नहीं, कैसे अपना अष्टक पूरा करेंगे? तो यहाँ पर अष्टक पूरा करने के लिए जैसे कि आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, आप मार्केट जाते हैं। अब जो है सो मार्केट में कोई बुक आपको खरीदना है, कोई किताब आपको खरीदना है, दुकान पर गए तो अपने साथ एक दोस्त को भी ले गए, तो आप जो है 100 रुपया लेके गए, दुकान में पूछे बुक के बारे में, दुकानदार बताया बुक के बारे में। अब हुआ क्या कि दुकानदार किताब का मूल्य 200 रुपया बताया। कितना? 200। और आप लेकर के कितना गए थे? तो 100 रुपया। अब जो है सो आपको बुक लेना है, जो साथ में दोस्त गया था उससे आप पूछे कि जो तुम्हारे पास कुछ पैसा है? तो बोलता है कि हाँ है। तो कहता है ठीक है, सो मेरे पास 100 है, 100 और दो। सो हम दोनों आदमी एक ही क्लास में पढ़ते हैं और दोनों को एक ही किताब की आवश्यकता है, तो दोनों आदमी मिल करके इस किताब को क्या करते हैं? खरीद लेते हैं और दोनों मिल करके पढ़ेंगे। तो दोनों कितना? 100 रुपया लगाया, और 100 रुपया लगा करके बुक ले लिया, और बुक ले करके अब दोनों उस किताब को क्या कर सकता है? पढ़ सकता है। तो ये साझेदारी में खरीदा गया बुक था। ये किस में खरीदा गया बुक था? तो साझेदारी में खरीदा गया बुक था। तो कैसे साझेदारी में खरीदा गया वो आप देखें। उसी तरह दोनों को अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन की। दोनों को अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है? साझेदारी में लगाता है। जितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 ज़रूरत है तो 1 का, 2 ज़रूरत है तो 2 का, 3 ज़रूरत है तो 3 का क्या करेगा? साझेदारी में लगाएगा। तो दोनों जो है अपना यानी कि 7 में से एक संयोजी इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगा देगा। तो इस साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन पर दोनों का क्या हो जाएगा? अधिकार हो गया। अब 6 2 8 इसका भी अष्टक पूरा, 6 2 8 इसका भी अष्टक पूरा नहीं। तो इस तरह से जो बंधन बनते हैं उसको सहसंयोजक बंधन, यानी इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने वाले बंधन को कौन सा बंधन कहते हैं? सहसंयोजक बंधन। और सहसंयोजक बंधन को यानी कि जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो सिंगल लाइन खींच करके यानी कि व्यक्त किया जाता है। अगर वही 4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता तो डबल लाइन खिंचाता। अगर 6 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता तो यहाँ पर ट्रिपल लाइन खिंचाता। और वही 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है तो सिंगल लाइन खिंचाया है, नहीं, सिंगल लाइन।
तो एक जो है यानी कि लाइन खींच करके व्यक्त करते हैं, किसको, तो सहसंयोजक बंधन को, नहीं सहसंयोजक बंधन को एक लाइन खींच करके व्यक्त करते हैं। तो सहसंयोजक ठोस में नहीं, सहसंयोजक ठोस में अवयवी कण किस बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, तो सहसंयोजक बंधन द्वारा। किस बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, तो सहसंयोजक बंधन द्वारा। तो समझ में आ गया होगा, याद कर सकते हैं आसानी से आयनिक ठोस को, कि वे ठोस जिसमें अवयवी कण आयनिक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं उसे आयनिक ठोस, वे ठोस जिसमें अवयवी कण सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं उसे सहसंयोजक ठोस। तो इसका भी गुण हम देख लेते हैं, नहीं इसका भी गुण हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहला गुण यानी कि गुण किसका, तो सहसंयोजक ठोस का, प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला यहाँ पर इसके अवयवी कण क्या होंगे, तो परमाणु, नहीं इसके अवयवी कण क्या होंगे, परमाणु। परमाणु मिलकर ही क्या करता है, तो बनाता है। तो आप कह सकते हैं इसके अवयवी कण परमाणु होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में आप कह सकते हैं इसके अवयवी कण सहसंयोजक बंधन द्वारा क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। उसके बाद थर्ड में इसके बंधन ऊर्जा का मान 150 से 500 किलो जूल प्रति मोल होता है। उसके बाद फोर्थ में ये अत्यंत कठोर ग्रेफाइट को छोड़कर होते हैं। ये अत्यंत कठोर होते हैं, लेकिन एक ग्रेफाइट है जो कि क्या होता है, मुलायम होता है। ग्रेफाइट है जो कि क्या होता है, मुलायम होता है। 5 में नहीं, इसका गलनांक अति उच्च होता है। और छठा में यानी कि छठा में क्या होगा, गलनांक अति उच्च होता है। और छठा में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक किसको छोड़ करके, तो ग्रेफाइट को छोड़कर होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इसके अवयवी कण क्या होते हैं, तो परमाणु, यानी बनाने वाले कण क्या होते हैं, तो परमाणु। बनाने वाले कण किस बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, तो सहसंयोजक बंधन द्वारा। बनाने वाले कणों की बंधन ऊर्जा कितनी होती है, तो इतना नहीं। उसके बाद कठोर होते हैं, अत्यंत कठोर होते हैं। कैसे होते हैं, अत्यंत कठोर, एक ग्रेफाइट को छोड़ करके, जो कि क्या होता है, मुलायम। इसका गलनांक क्या होता है, अति उच्च होता है। और ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक। लेकिन एक ग्रेफाइट है जो कि विद्युत का क्या होता है, सुचालक, यानी कि इससे होकर के विद्युत धारा क्या होती है, पास होती है। इससे होकर के विद्युत धारा पास होती है। अब जो है सो तीसरे यानी कि क्रिस्टलीय ठोस के तरफ हम लोग चलेंगे। तो तीसरा जो क्रिस्टलीय ठोस है वो कौन सा है, तो तीसरा क्रिस्टलीय ठोस धात्विक ठोस है। कौन सा है, तो धात्विक ठोस है। ठीक है, धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस किसको कहेंगे, नहीं धात्विक ठोस किसको कहेंगे, तो देखते हैं कि धात्विक ठोस किसे कहते हैं। थर्ड में है धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड। धात्विक ठोस किसको कहेंगे, तो वे ठोस जिसमें अवयवी कण
धात्विक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं उसे धात्विक ठोस कहते हैं। ये उदाहरण जो भी धातु है आप ले सकते हैं, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आदि, यानी कि धातु इसमें उदाहरण होगा। ठीक है, इसमें धातु उदाहरण होगा। तो सिंपल सा है, वे ठोस जिसमें अवयवीकरण किसके द्वारा, तो धात्विक बंधन के द्वारा। वे ठोस जिसमें अवयवीकरण किस बंधन द्वारा, तो धात्विक बंधन द्वारा। तो तीनों का परिभाषा याद रखना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे, तो आयनिक ठोस का कैसे याद रखिएगा, तो वे ठोस जिसमें अवयवीकरण आयनिक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। सहसंयोजक का वे ठोस जिसमें अवयवीकरण सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। और धात्विक ठोस का तो वे ठोस जिसमें अवयवीकरण धात्विक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। अब जो है धात्विक बंधन को भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि आप एक एल्युमिनियम का इतना बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, इसमें जो है एल्युमिनियम के एटम की संख्या जो होगी, एल्युमिनियम के एटम की संख्या जो होगी मोल्स में होगी, और मोल्स में मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, यानी ये बहुत बड़ी संख्या है। ये क्या है, बहुत बड़ी संख्या है, नहीं बहुत बड़ी संख्या है। अब एक एल्युमिनियम का परमाणु जो है 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो मान लीजिए मोल में अगर इसमें एटम होगा, मोल में अगर एटम होगा तो मोल में एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन तो उसका तिगुना होगा, तो इलेक्ट्रॉन उसका तिगुना होगा, नहीं इलेक्ट्रॉन उसका तिगुना होगा। तो यहाँ पर जो है, नहीं यहाँ पर जो है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, यानी इलेक्ट्रॉन के समुद्र में एल्युमिनियम धातु क्या होंगे, तो डूबे हुए होंगे। नहीं, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में एल्युमिनियम धातु डूबे हुए होंगे। तो यही एल्युमिनियम आयन और इलेक्ट्रॉनों के बीच जो आकर्षण बल काम करता है, वही आकर्षण बल क्या कहलाता है, धात्विक बंधन, नहीं धात्विक बंधन। ठीक है, तो धात्विक बंधन में धातु आयन इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में क्या रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं, और उनके बीच जो आकर्षण बल काम करता है, वही आकर्षण बल क्या कहलाता है, धात्विक बंधन। अब इसका गुण, नहीं इसका क्या पढ़ना है, तो गुण पढ़ना है। तो गुण तो कह सकते हैं, ये पहला गुण में ये कठोर लेकिन अधात्वर्ध तथा तन्य होते हैं। उसके बाद दूसरा में इसके बंधन ऊर्जा का मान 70 से 1000 किलो जूल प्रति मोल होता है, 70 से 1000 किलो जूल प्रति मोल होता है। थर्ड में इसके अवयवीकरण धातु धनायन होते हैं। चौथा, इसका गलनांक अधिक होता है। पाँचवा, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। और इसके अवयवी कणों के बीच इसके अवयवी कण
किस बल द्वारा जुड़े रहते हैं, तो धात्विक बंधन द्वारा। तो उसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, इतना हम लोग समझ लेते हैं। गर्मी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इसलिए जो है सो लिखने में और बोलने में परेशानी हो रहा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग देखते रहिए। ये कठोर लेकिन आधातवर्ध तथा तन्य होते हैं। आधातवर्ध तथा तन्य। आधातवर्ध किसको कहते हैं, तो वैसा ठोस जिसको पीट पीट करके पतले चादर के रूप में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। उस ठोस में किसका गुण पाया जाता होगा, तो आधातवर्धता का। किसका, तो आधातवर्धता का। इसका मतलब है कि एल्युमिनियम को आप पीट पीट करके पतला चादर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। तन्य जिसको पतले तार के रूप में खींचा जा सके। एल्युमिनियम से पतला तार खींचा जा सकता है कि नहीं खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है ना। तो जो तन्य हो नहीं, यानी कि जिससे पतला तार खींचा जा सके, उसमें किसका गुण पाया जाता होगा, तो तन्यता का। बंधन ऊर्जा का मान 70 से 1000। इसके अवयवी कण क्या होते हैं, तो धातु धन आयन। इसके अवयवी कण क्या होते हैं, धातु धन आयन। और इसका गलनांक अधिक होता है। ये विद्युत के क्या होते हैं, तो सुचालक, यानी इससे होकर के क्या होती है, विद्युत धारा पास करती है। इससे होकर के विद्युत धारा क्या होती है, पास करती है आसानी से। उसके बाद जो है अगले टॉपिक के तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है आणविक ठोस, नहीं आणविक ठोस। तो आणविक ठोस होता क्या है, उसको अब जानते हैं हम लोग। आणविक ठोस चौथा में है आणविक ठोस। आणविक ठोस यानी कि मोलेकुलर सॉलिड। तो वे ठोस जिसके अवयवी कण, वे ठोस जिसके अवयवी कण आयन होते, अवयवी कण अणु होते, अवयवी कण अणु होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे आणविक ठोस कहते हैं। और यह कितने प्रकार के, तो यह 3 प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के, तो यह 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। तो हम एक एक करके सबको देखेंगे डायरेक्ट। तो सबसे पहला में देखते हैं हम लोग फर्स्ट में, यानी कि अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस यानी कि नॉन पोलर मोलेकुलर सॉलिड। अध्रुवीय आणविक ठोस किसको कहेंगे, तो हम लोग देखे हैं आणविक ठोस किसको कहते हैं, तो वे ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं, आयन। वे ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं, आयन, उसको अणु। वे ठोस, सॉरी गलती से बोला गया, गलती होने के पीछे कारण है, थोड़ा गर्मी लग रहा है इसलिए, कोई बात नहीं है, देखते रहिए। यानी कि आणविक ठोस, तो वे ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं, अणु। वे ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं, अणु, उसको हम क्या कहते हैं, आणविक ठोस। अब अणु जो है यहाँ पर हम देखेंगे, यानी कि अध्रुवीय आणविक ठोस किसको कहेंगे, तो वे ठोस जिसके अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। लिख लीजिएगा इसको, पूरा सेंटेंस कर लीजिएगा। नहीं, इसका उदाहरण क्या होगा, नहीं तो ArCCl4, नहीं ArCCl4, उसके बाद H2I2CO2,
H2I2CO2 आदि किसका उदाहरण होगा? तो अध्रुवीय आणविक ठोस का। ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस का। अब गुण, इसका गुण, प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला में ये मुलायम होते हैं। ये क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। यानी कि ये ठोस कैसा होता है? तो मुलायम होता है। ठीक है, ये मुलायम होता है। दूसरा, तो इसका गलनांक अति निम्न होता है। सीधा सा बात है कि मुलायम है तो गलनांक क्या होगा? निम्न होगा। नहीं तो अति निम्न यानी बहुत कम, यानी बहुत कम ताप पर ये क्या होता है? पिघल जाता है। बहुत कम ताप पर ये क्या होता है? पिघल जाता है। उसके बाद थर्ड में इसके अवयवी कण डिस्पर्सन बल या लंदन बल द्वारा जुड़े रहते हैं। यानी कि इसके अवयवी कणों के बीच जो आकर्षण बल काम करता है उस बल को क्या कहते हैं? तो डिस्पर्सन बल या लंदन बल। डिस्पर्सन बल या लंदन बल, इसको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, डिस्पर्सन बल या लंदन बल। उसके बाद इसके बंधन ऊर्जा का मान 0.05 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। और लास्ट में हम लोग देख लेते हैं प्रति मोल होता है। और ये विद्युत के कुचालक, ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। तो पूछेगा आणविक यानी अध्रुवीय आणविक ठोस कैसा होता है? अध्रुवीय आणविक ठोस कैसा होता है? तो आप कह सकते हैं ये मुलायम होते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस कैसा होता है? तो मुलायम। गलनांक तो अति निम्न हो जाएगा। इसके अवयवी कण किस बल द्वारा? तो डिस्पर्सन बल या लंदन बल द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इसके बंधन ऊर्जा का मान इतना होता है। उसके बाद ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। ठीक है, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्लियर है? अब जो है यानी कि दूसरा में है ध्रुवीय। दूसरा में क्या है? ध्रुवीय। उसके बाद हम लोग जो है सो इसको यानी कि ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु को समझने का प्रयास करेंगे। तो उसका भी परिभाषा बहुत ही आसान होगा। कैसे? तो दूसरा में है ध्रुवीय आणविक ठोस यानी कि पोलर मोलेकुलर सॉलिड। पोलर मोलेकुलर सॉलिड वे ठोस जिसके अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं उसे ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। वीडियो को बार बार कह रहे हैं पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि इतना डिटेल्स में बोर्ड पर लिख कर के पढ़ने को आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही डिटेल्स में बोर्ड पर लिख कर के बताते हैं और बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? नहीं, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसका उदाहरण होगा
HCl और CO2, HCl और क्या हो जाएगा SO2, HCl और SO2। तो ये क्या हो गए, तो ध्रुवीय आणविक ठोस। क्या हो गए, ध्रुवीय आणविक ठोस। तो अध्रुवीय आणविक ठोस का क्या परिभाषा बोले थे, तो वे ठोस जिसमें अवयवी कण और ध्रुवीय अणु, और ध्रुवीय का तो वे ठोस जिसमें अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं उसे क्या कहते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं, नहीं ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। उसके बाद गुण, गुण देखिएगा तो पहला में कह सकते हैं ये मुलायम होते हैं। जब ये मुलायम होगा तो इसका गलनांक क्या होगा, तो निम्न होता है। इसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। थर्ड में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। फोर्थ में इसके अवयवी कण द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया बल, जिसको अंग्रेजी में डाइपोल इंटरएक्शन फोर्स द्वारा क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। यानी ध्रुवीय अणु को जोड़कर रखने वाला जो बल होता है उसको क्या कहते हैं, तो द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया बल, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया बल। तो ये क्या होते हैं, मुलायम, इसका गलनांक निम्न होता है, ये विद्युत के कुचालक और इसके अवयवी कण द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया बल द्वारा क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, नहीं। और इसके बंधन ऊर्जा का मान 5 से 25 किलो जूल प्रति मोल होता है, 5 से 25 किलो जूल प्रति मोल होता है। ये हो गया, क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोगों को देखना है, लास्ट में है हाइड्रोजन बंधन युक्त ठोस। लास्ट में क्या है, हाइड्रोजन बंधन युक्त ठोस। तो थर्ड में है हाइड्रोजन बंधन युक्त ठोस, यानी हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलेकुलर सॉलिड। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा परिभाषा, तो वे ठोस जिसमें अवयवी कण हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं उसे हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस कहते हैं। और इसका एक ही उदाहरण होगा, क्या होगा, तो बर्फ। क्या होगा, बर्फ, यानी कि H2O जो बर्फ के रूप में रहता है वो। अब जो है बर्फ मुलायम होता है कि कठोर होता है, तो आप देखिएगा बर्फ क्या होता है, तो बर्फ जो है कठोर होता है। तो गुण में आप लिख सकते हैं इसके पहला गुण में कि ये क्या होते हैं, कठोर होते। लेकिन इतना कठोर नहीं होता है कि इसको पिघलाने के लिए बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता पड़े।
यानी कि आप जो है सो वातावरण में इसको छोड़ भी दीजिएगा तो ये अपने आप क्या होता है, पिघल जाता है। तो आप कह सकते हैं इसका गलनांक क्या होता है, तो निम्न होता है। थर्ड में इसके बंधन ऊर्जा का मान 10 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। और लास्ट में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि इससे होकर के विद्युत धारा पास नहीं करती है। ठीक है, तो हम आज क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण पूरा का पूरा पढ़ लिए। ठीक है, अब जो है हम लोग को 3 पढ़े हैं। एक पढ़े हैं यानी कि अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस। तो अध्रुवीय आणविक ठोस में हम आपको बताए थे, अध्रुवीय आणविक ठोस में हम आपको क्या बताए हैं, तो अध्रुवीय आणविक ठोस में हम बताए हैं कि वे ठोस जिसके अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं उसको अध्रुवीय आणविक ठोस, और ध्रुवीय आणविक ठोस में तो वे ठोस जिसके अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं उसको ध्रुवीय आणविक ठोस। और हाइड्रोजन बंधन युक्त में हम क्या बताए हैं, तो वे ठोस जिसमें अवयवी कण हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं उसे हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस कहते हैं। ये जो है तीनों का तीनों टॉपिक 11th में रासायनिक बंधन चैप्टर में पढ़ना था, यानी कि वर्ग 11वीं में जो है सो रासायनिक बंधन चैप्टर में पढ़ना था, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पर डील कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए HF का बनना, ठीक है, HF का बनना नहीं, HF का बनना तो देखिए हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 और फ्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। अब आप कहिएगा कि यहाँ तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो डुएट पूरा, इसको क्या करना पड़ेगा, तो डुएट पूरा करना पड़ेगा, और इसको ऑक्टेट यानी कि इसके संयोजी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये अस्थाई हो जाएगा, क्योंकि छोटे परमाणुओं को अस्थाई होने के लिए हीलियम जैसी संरचना क्या करनी पड़ती है, प्राप्त करनी पड़ती है, हीलियम जैसी संरचना। तो इसके संयोजी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा तो ये अस्थाई, और इसके संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये अस्थाई हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो प्रवृत्ति कैसी होगी, तो त्याग करने की। तो चूंकि अगर ये त्याग कर देगा तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो नहीं बचेगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर त्याग संभव नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या होता है, यानी कि बंधन बनाने का, तो दूसरा तरीका जो होता है वो साझेदारी, दूसरा तरीका जो होता है वो क्या होता है, साझेदारी। तो साझेदारी कैसे किया जाता है, तो हम बताए हैं कि जिसको जितनी ज़रूरत होती है उतना ही साझेदारी में लगाता है। कौन से इलेक्ट्रॉन को, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को, यानी जिसको अस्थाई होने के लिए या अष्टक या डुएट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, साझेदारी में। तो हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, तो दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, तो साझेदारी करेगा। तो दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, साझेदारी कर लिया, नहीं, दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लिया। साझेदारी करने के बाद होता क्या है, तो फ्लोरीन के मन में बेईमानी आ जाता है। फ्लोरीन के मन में क्या होता है, बेईमानी आ जाता है। कहता है कि जो सोचता है कि इस 1 इलेक्ट्रॉन के कारण हमको हाइड्रोजन को हमेशा साथ में लेके घूमना पड़ता है, हाइड्रोजन को हमेशा साथ में लेके घूमना पड़ता है, इससे पीछा कैसे छुड़ाएं। तो ये क्या करता है, साझेदारी वाला जो इलेक्ट्रॉन है दोनों को अपने तरफ खींच लेता है। क्या करता है, अपने तरफ खींच लेता है, ठीक है, यानी कि ले लेता है, अपने तरफ खींच लेता है या ले लेता है। कैसे खींच लेता है, तो आप जानते होंगे फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है। तो विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है, तो परमाणुओं को अपने तरफ खींचने की क्षमता। तो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपने तरफ खींचने की क्षमता, साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपने तरफ खींचने की क्षमता। तो जिसमें साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपने तरफ खींचने की क्षमता सबसे अधिक होगी वो अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा। तो खींच लिया यानी कि ले लिया।
तो ले लिया, तो यहाँ पर तो बनेगा, चूँकि साझेदारी से ही बंधन बना था, तो साझेदारी से जब भी बंधन बनता है तो उसको हम सिंगल लाइन द्वारा क्या करते हैं, दिखाते हैं। लेकिन साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन किसके तरफ चला गया, तो फ्लोरीन के तरफ। तो फ्लोरीन वास्तव में लिया नहीं है लेकिन चला गया है, तो इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये दे दिया, यानी कि इस पर हल्का सा यानी कि इस पर हल्का सा धन आवेश और इस पर हल्का सा क्या आ जाता है, ऋण आवेश। किस कारण से, तो चूंकि ये दे दिया है, नहीं त्याग कर दिया है और ये ग्रहण कर लिया है, तो हल्का सा प्लस और हल्का सा माइनस चार्ज। चूँकि वास्तव में ये दे नहीं सकता है, क्योंकि शुरू में साझेदारी हुआ था तो साझेदारी ही रहेगा। वो अपनी विद्युत ऋणात्मकता यानी अपनी पावर के कारण अपने तरफ क्या किया, उसको तो खींच लिया। तो देखिए HF जो अणु बना है, इस अणु पर अगर आप देखिएगा, इस अणु पर यदि आप देखिएगा तो आंशिक धन और आंशिक ऋण आवेश है, यानी कि धन ध्रुव और ऋण ध्रुव इस अणु पर उत्पन्न हुआ है। तो धन और ऋण ध्रुव इस अणु पर उत्पन्न हुआ है, तो ऐसे अणु कौन से अणु कहलाते हैं, तो ऐसे अणु ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे अणु कौन से अणु कहलाते हैं, ध्रुवीय अणु। और Cl के बीच हम लोग देखे थे साझेदारी हुआ था, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ठीक क्या था, तो दोनों के बीच में ही था। दोनों के कहाँ था, बीच में ही था, यानी कि न तो इसके तरफ गया ना ही इसके तरफ। क्यों नहीं गया, क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पर क्या है, समान है। तो दोनों की विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पर समान है, तो साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन ठीक दोनों के कहाँ रहेगा, तो बीच में ही रहेगा। तो ठीक दोनों के बीच में ही रहेगा, ठीक दोनों के बीच में ही रहेगा, तो किसी भी परमाणु पर धन या ऋण आवेश का निर्माण नहीं होगा, यानी कि धन ध्रुव और ऋण ध्रुव नहीं बनेगा। तो ऐसा अणु जो है, ऐसा अणु यानी कि कौन सा अणु कहलाता है, तो ऐसा अणु जो है अध्रुवीय अणु कहलाता है। कैसा अणु कहलाता है, अध्रुवीय अणु। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखना है, हाइड्रोजन अपने आप को इलेक्ट्रॉन लेस फील करता है, नहीं, यानी हाइड्रोजन को अब लगता है कि हमारा पास जो भी इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन कौन की ले लिया, तो फ्लोरीन ले लिया। तो उसको तो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो वो अपने आसपास नज़र दौड़ाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर HF का एक और अणु हो, तो आप देख सकते हैं HF के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना, तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन देख रहा है कि HF के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि ये क्या करता है हाइड्रोजन कि उससे जो है यानी कि बंधन उससे जो है जुड़ने का प्रयास करता है। उससे क्या करता है, जुड़ने का प्रयास। तो किस लोभ में जुड़ने का प्रयास करता है, तो देख रहा है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, कहीं हमको ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे, तो कहीं हमको ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। इसलिए वो क्या करना चाहता है, तो इस F के साथ जुड़ना चाहता है, जबकि पहले से ये हाइड्रोजन इस F के साथ जुड़ा हुआ है नहीं, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो है पहले से एक से शादी हो चुका है। इस हाइड्रोजन का पहले से एक के साथ क्या हो चुका है, शादी हो चुका है। लेकिन वो पत्नी जो है इसको भाव नहीं देती है, वो पत्नी इसको क्या करती है, भाव नहीं देती है, नहीं पूछती है। तो ये क्या चाहता है, या मान लीजिए ये पति है और इस पत्नी पर ये पति ध्यान नहीं देता है, तो ये क्या करना चाहती है, तो एक नया संबंध किसी और के साथ बनाना चाहती है। तो यहाँ पर जो एक नया संबंध किसी और के साथ बनाना चाहती है, जुड़ना चाहती है, यही नया संबंध या बंधन कौन सा बंधन कहलाता है, तो हाइड्रोजन बंधन। कौन सा बंधन, तो हाइड्रोजन बंधन। यानी एगो पत्नी के रहते हुए
एक और महिला के साथ जो संबंध बनाता है वही संबंध कौन सा संबंध कहलाता है, तो हाइड्रोजन बंधन। और हाइड्रोजन बंधन को डॉट 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 द्वारा डिनोट करते हैं, क्योंकि ये परमानेंट संबंध नहीं है, ये परमानेंट संबंध नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन बंधन को किसके द्वारा, तो डॉट 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 द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन बंधन होता क्या है, तो एक के रहते हुए अन्य लड़की के